हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनवरी 2022 से लेकर अभी तक के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो जैसा कि बीपीएससी ने अपने बीपीएससी 67 और सीडीपीओ की एग्ज़ाम की तारीख घोषित कर दी गई है, जो कि क्रमशः आपके 8 मई और 15 मई को आयोजित होने वाले हैं। तो उस परीक्षा के दृष्टिकोण से यह करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां की बीपीएससी के टेस्ट सीरीज, एसएससी के टेस्ट सीरीज, दरोगा के टेस्ट सीरीज और अन्य बहुत सारे कोर्सेज वहां पर उपलब्ध हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भागलपुर के सरकारी स्कूलों के बच्चे अपने सपने साकार कर सकें, इसके लिए जिले के विभिन्न स्कूलों में किस नाम से लैब खोली जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नटखट साइंस लैब। शिक्षा विभाग भागलपुर की पहल पर अमेरिका की एवाको फाउंडेशन और करुणोदय फाउंडेशन के द्वारा संचालित नटखट साइंस लैब प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में खोली गई है। जनवरी तक जिले में 10 लैब खुल जाएंगे। इस लैब में 10वीं तक के छात्रों के लिए हर तरह के मॉडल बनाने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो यह खोला जा रहा है आपके भागलपुर में। किसके द्वारा खोला जा रहा है? तो यह खोला जा रहा है आपको करुणोदय फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधारभूत साक्षरता सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अंतिम स्थान। ठीक है, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक पर पश्चिम बंगाल बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार सबसे नीचे है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि झारखंड जो है वह सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। तो इसमें आपको याद रखना है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है सबसे ऊपर कौन है? तो वो है पश्चिम बंगाल, और सबसे नीचे है आपका बिहार। ठीक है, और छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल जो है वह शीर्ष स्थान पर है, और झारखंड ने जो है सबसे खराब प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भोजपुर में। ठीक है, भोजपुर जिले के गडहनी देवढ़ी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एंड बॉटलर्स कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन होगा। यहाँ रोजाना 4 लाख लीटर एथेनॉल का जो है वह उत्पादन किया जाएगा। तो यह जो प्लांट बैठाया जा रहा है वह बैठाया जा रहा है भोजपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस चर्चित चित्रकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजीव राज। ठीक है, पूर्णिया के चर्चित चित्रकार जो है राजीव राज उर्फ राजीव रंजन की पेंटिंग को जो है वह लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उन्होंने 3 और 4 दिसंबर 2018 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की विश्व की सबसे बड़ी 1406 स्क्वायर फीट की फॉर विजन पेंटिंग महज 31 घंटे 17 मिनट में बनाई थी। इसे बनाकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने बिहार से किसे स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पुनौरा धाम। ठीक है, बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम को जो है उसे स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन स्थलों के थीम आधारित एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2014-15 में प्रारंभ की गई थी, जैसे कि रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट आदि। ठीक है, तो इस पुनौरा धाम को जो है वह स्वदेश दर्शन के तहत रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। और यह पुनौरा धाम कहाँ पर है? तो यह है सीतामढ़ी में, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूर्णिया जिला। बिहार का पूर्णिया जिला में जो है
देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क की सौगात मिली है। यह पार्क 2022 में शुरू हो सकता है। इस पार्क के द्वारा घरों में इस्तेमाल में आने वाली तरह तरह की चीज़ों का निर्माण जूट और प्राकृतिक रेशे के माध्यम से किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो वह पूर्णिया में। आपको बता दें कि पूर्णिया और कटिहार में ही जूट का सर्वाधिक उत्पादन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला बिहार सरकार के द्वारा किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 50,000 रुपये। ठीक है। बिहार के कई जिलों को सहजन की खेती के लिए चयनित किया गया है, जहां पर किसानों को सहजन की खेती करने के लिए 50,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली बिहार की कौन सी बिजली परियोजना का निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है? तो वह है नबीनगर। ठीक है। देश की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली बिजली परियोजना नबीनगर पावर जनरेशन कंपनी का निर्माण जो है वह पूरा हो गया है। इससे 1980 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होगा, बल्कि इसमें बिहार को जो है 1683 मेगावाट का जो है सस्ती बिजली भी मिलेगी। इस परियोजना पर जो है 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो है बिहार सरकार को बचत होगी। तो यह परियोजना जो है बिजली के उत्पादन के लिए, साथ ही बिहार के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किन दो लोगों को पद्मश्री सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आचार्य चंदना जी और सहवाल गुप्ता। इन दो लोगों को जो है पद्मश्री सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के दो लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। आचार्य चंदना जी को जो है वह दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए, और सहवाल गुप्ता को जो है वह मरणोपरांत दिया गया है। वह किसके लिए दिया गया है? वह दिया गया है साहित्य और शिक्षा में विशिष्ट योगदान के लिए। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस छात्र को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे धीरज कुमार। ठीक है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के 14 वर्षीय धीरज कुमार को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से धीरज को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया है। देश के 21 राज्यों के 29 बच्चों को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें कि पश्चिम चंपारण जिला यानी कि बिहार से धीरज कुमार शामिल थे। अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित प्राकृतिक और वन संपदा से भरपूर किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक पहल की शुरुआत की है? तो वह है जमुई। ठीक है। जमुई के सिमुलतला का हल्दिया जलप्रपात, जिसे बिहार का मिनी शिमला कहा जाता है, नागी शक्ति आश्रय जो कि हर साल हजारों विदेशी पक्षियों से गुलजार रहता है, क्षत्रिय कुंड गांव जहां की महावीर का जन्म हुआ था, पाटेश्वर पहाड़ी सराय इत्यादि जो है वह मनोरम दृश्य से भरपूर है। इन्हीं सब स्थानों को वन विभाग के ने इको टूरिज्म के रूप में बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। तो यह याद रखिएगा कि कहाँ पर यह शुरू की जा रही है, तो वह जमुई में। बिहार पुलिस की विशेष शाखा के किन दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सुशील कुमार और सुनील मानसिंह खोपड़े। बिहार पुलिस की विशेष शाखा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार और एसटीएफ के एडीजी सुनील मानसिंह खोपड़े को इस वर्ष विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, नगरीय निकाय चुनाव में आम जनता सीधे नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ ही विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी।
इसके लिए हाल ही में कौन सा अध्यादेश पारित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022। ठीक है, 15 साल के बाद बिहार नगरपालिका कानून में संशोधन किया गया है। इस अध्यादेश को बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 कहा जाएगा। नगरपालिका कानून के 2 धाराओं में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही कुछ नई धाराएं भी इसके साथ जोड़ी गई है। तो वह 2 धाराएं कौन कौन से जोड़ी गई है? तो 23(1) और धारा 25 को इसके साथ जो है बदल दिया गया है। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखेंगे कि बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 जो है वह लाया गया है। और किसके लिए लाया गया है? तो नगर निकाय चुनाव में आम जनता जो है सीधे नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर को चुन सके, इसके लिए यह अध्यादेश लाया गया है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत एक एलिवेटेड रोड किस जिले में तैयार किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजगीर में। करीब 1300 करोड़ की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.7 किलोमीटर है। कुल 8.7 किलोमीटर कॉरिडोर में एलिवेटेड हिस्से की लंबाई जो है वह 7.40 किलोमीटर होगी। इस एलिवेटेड कॉरिडोर रोड पर रोपवे के पास उतरने और चढ़ने के लिए रैंप भी बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न, बिहार में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए बिहार सरकार ने किस कंपनी के साथ करार किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे टाटा टेक्नोलॉजी। बिहार के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। 6 नए कोर्स की शुरुआत इसमें की जाएगी जो कि नई एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। इसके लिए बिहार सरकार ने जो है टाटा टेक्नोलॉजी के साथ करार किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के कौन से खाद्य उत्पादों के लिए फूड पार्कों का नेटवर्क स्थापित करने की तैयारी की जा रही है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मखाना और लीची। इसके तहत मखाना, लीची और केले पर आधारित उत्पादों के मिनी फूड पार्कों का नेटवर्क बनाया जाएगा। बिहार में पैदा होने वाले खाद्य उत्पादों को राज्य के भीतर लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन नेटवर्क यानी कि कोल्ड स्टोरेज, फ्रोजन सेंटर या फ्रीज वैन का नेटवर्क भी स्थापित करना इसके तहत शामिल है। तो किस किस उत्पाद के लिए फूड पार्क नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है? तो मखाना, लीची और केला, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5। राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता में बिहार ने कुल 5 पदक जीते हैं। राज्य के 5 प्रतिभाशाली बच्चे प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। NCERT द्वारा हर साल कला उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह स्कूल स्तर से लेकर प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर होता है। राज्य स्तर पर 18 बच्चों का चयन किया जाता है। यह 18 बच्चे जो हैं वह राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जगह दीप प्रज्वलित करके बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मोतिहारी। 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मोतिहारी के गांधी मैदान में दीप प्रज्वलित कर बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से लोगों को बाहर निकालने का आह्वान किया। तो यह प्रश्न जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। कहाँ से शुरुआत की गई? तो वह शुरुआत की गई है मोतिहारी से। और कौन सा अभियान का शुरुआत किया गया है? तो वह समाज सुधार अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें जो है दहेज प्रथा और अन्य कुरीतियाँ जो है उसके खिलाफ यह अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन वेटनरी एसोसिएशन और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित वन हेल्थ अप्रोच वेटनरी पर्सपेक्टिव विषय पर एक सेमिनार कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है वेटनरी कॉलेज पटना में। ठीक है, वेटनरी कॉलेज पटना में जो है इंडियन वेटनरी एसोसिएशन और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा
आयोजित वन हेल्थ अप्रोच वेटनरी पर्सपेक्टिव विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा जो है संबोधित किया गया। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे छठा। ठीक है, सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को छठा रैंक प्राप्त हुआ है। बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में छठा स्थान प्राप्त किया है। वहीं मध्य प्रदेश ने इस ग्रुप में प्रथम रैंक प्राप्त किया है तथा गुजरात ने ग्रुप ए में प्रथम रैंक प्राप्त किया है। तो इसमें कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा कि ए ग्रुप में जो है गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है, वहीं ग्रुप बी में जो है पहला स्थान जो है वह मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। बिहार को इसमें छठा रैंक हासिल हुआ है और बिहार का स्कोर कितना था, तो वह था 4.624। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को 2021 के पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रामविलास पासवान। 2021 के पद्म भूषण सम्मान बिहार से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान प्रदर्शित झांकियों में किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को जो है वह पहला स्थान प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान प्रदर्शित झांकियों में बिहार शिक्षा परियोजना को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार किस विषय पर आधारित था, तो वह झांकी जो था वह बंदिशों से आज़ादी विषय पर प्रस्तुत किया गया था, जिसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन के चतुर्थ अधिवेशन के साहित्य समारोह के अवसर पर ईश्वर प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान किसे दिया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर रामजन्म मिश्र को। ईश्वर प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 जो है वह डॉक्टर रामजन्म मिश्र को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई थी। तो यह बैठक जो थी वह थी 76वीं। ठीक है, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय परिषद की 76वीं बैठक जो है वह आयोजित की गई। बैठक में 22 जिलों में औषधालय सह शाखा कार्यालय खोलने और डॉक्टरों की तैनाती में तेजी लाने का निर्णय भी लिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में नवनिर्मित बिहार संग्रहालय की शासी निकाय के अध्यक्ष कौन होंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुख्यमंत्री। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार संग्रहालय के प्रशासन को लेकर बिहार सरकार ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया है। अब मुख्यमंत्री जो है वह बिहार संग्रहालय के शासी निकाय के अध्यक्ष होंगे। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह को जो है बिहार संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया है। तो बिहार संग्रहालय का जो निदेशक है वह किसे बनाया गया है, वह बनाया गया है अंजनी कुमार सिंह को। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इसके अध्यक्ष जो है वह मुख्यमंत्री होंगे। तो इस दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 7 निश्चय के तहत बिहार विकास मिशन के अनुसार किस योजना को पूरा करने में गांवों ने शहरों को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें गांवों में 100% और शहरों में 94% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। तो वह है नल जल योजना। शहरी में कनेक्शन देने में पहले 5 जिलों में जो है वह जहानाबाद, कैमूर,
शेखपुरा, शिवहर और वैशाली शामिल हैं। और गांवों में कनेक्शन देने के मामले में अंतिम 5 जिलों में जो है वह है सहरसा, खगड़िया, सुपौल, किशनगंज और कटिहार शामिल है। शहरों में कनेक्शन देने में मुंगेर, औरंगाबाद, पूर्णिया, दरभंगा और बेगूसराय जो है वह नीचे पायदान पे है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में बिहार का कौन सा जिला जो है वह पहले स्थान पर है? तो वह पहला जिला जो है वह है पटना। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में पटना जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। समस्तीपुर और खगड़िया जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पटना को आवेदन निष्पादन में 10 में से जो है वह 7.34 अंक प्राप्त हुआ है, जो राज्य में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कैमूर। कैमूर में जो है वह राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर बनाया जाएगा। देश में इस समय कितना टाइगर रिजर्व है? तो इस समय जो है 51 टाइगर रिजर्व देश में मौजूद है और बिहार में दूसरा होगा। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बिहार में कहाँ बनाने की मंजूरी दी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में केंद्र सरकार की तरफ से एक मेगा फूड पार्क को मंजूरी दी गई है। इस फूड पार्क से 5000 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। तो यह फूड पार्क रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किस जिले में बिहार में प्रथम तथा देश में 36वां रैंक हासिल किया है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बेगूसराय जिले ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में 112 जिलों में जो है 36वां रैंक लेकर आया है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य जैविक मिशन के तहत बिहार के किस जिले के जिला कृषि कार्यालय परिसर में राज्य का पहला जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। पटना में जो है कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है। तो वह कौन सा है? मीठापुर। मीठापुर स्थित जो है कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है और इसमें जो है 13 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां जो है अपना यहाँ पर उत्पाद को बेचेंगी। नेक्स्ट, बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पतालों में कौन सा यूनिट बनाया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट अर्थात पीको। पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट जो है प्रदेश के जिलों में बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल 28 जिलों का चयन इस योजना के तहत किया गया है। पीकू के निर्माण पर करीब 78.66 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगला प्रश्न, नीतीश सरकार के द्वारा गोबर से मीथेन गैस बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गोवर्धन योजना। बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गाय का गोबर एक निश्चित मूल्य पर खरीदेगी और नीतीश सरकार खरीदे गए गोबर से मीथेन गैस बनाएगी और इसकी आपूर्ति गांवों में की जाएगी। बिहार में वर्तमान में पशुओं की संख्या 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसमें कि करीब 1.54 करोड़ जो है केवल गाय है। तो यह प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि नीतीश सरकार के द्वारा गोबर से मीथेन बनाने के लिए कौन सी योजना लाई जा रही है? तो वह है गोवर्धन योजना। अगला प्रश्न है, बिहार में MSME इकोसिस्टम को मजबूत करने और सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए उद्योग विभाग के साथ किसका जो है MOU हुआ है? तो वह हुआ है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का, ठीक है, यानी कि SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। बिहार में MSME इकोसिस्टम पारितंत्र को मजबूत करने
और सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का जो है उद्योग विभाग के साथ MOU हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशी पर्यटकों को पसंद आने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष कितने राज्यों में शामिल हो गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 10। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे। विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो गया है। सबसे अधिक विदेशी पर्यटक जो है वह महाराष्ट्र में आते हैं। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात जो है वह 4.3% है। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? वह है 9वां। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल हो गया है? तो वह एयरपोर्ट है पटना का एयरपोर्ट। ठीक है, पटना स्थित जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। यात्रियों की समस्याओं के त्वरित निपटान के लिए की गई कार्रवाई के आधार पर पटना एयरपोर्ट को जो है विश्व के 200 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार की पहली अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से शुरू हो रही आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी को किस जिले में बनाया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। ठीक है, यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो वह बनाया जा रहा है पटना में। अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से शुरू हो रही आवासीय एकेडमी में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, कैरम, खो खो, बास्केटबॉल और बैडमिंटन समेत अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें स्कूली छात्र के साथ जो है बाहरी खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण का मौका मिलेगा और साथ में इसमें सेना भर्ती में जाने के तरीके भी इसमें सिखाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्माण मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर में। वस्त्र निर्माण विभाग भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सिल्क के लिए मशहूर भागलपुर शहर को वस्त्र उत्पादन के रूप में देश में अलग पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत भागलपुर में मेगा क्लस्टर बनाया जाएगा। यहाँ टेक्सटाइल कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिसका मकसद बिहार में निवेश के इरादे जताने वाली टेक्सटाइल कंपनियों को उनके अनुकूल जगह उपलब्ध कराना होगा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, भागलपुर जो है वह सिल्क के लिए मशहूर है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे बिहार के किस बल्लेबाज ने प्रथम श्रेणी पदार्पण में तिहरा शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके पूछे जाने की संभावना है। तो वह है साकिबुल गनी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे साकिबुल गनी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच में तिहरा शतक जड़ दिया। 22 साल का जो है साकिबुल गनी ने मध्य प्रदेश के रोहेड़ा के रिकॉर्ड को जो है वह तोड़ा है, जिन्होंने 2018-19 में रणजी ट्रॉफी में प्रथम श्रेणी डेब्यू मैच में ही हैदराबाद के खिलाफ 267 रन बनाया था। यानी कि अजय रोहेड़ा जो था वह हैदराबाद में 267 रन बनाया था और साकिबुल गनी ने 300 रन बना करके उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला प्रश्न, एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कर्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किस फिल्म अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह है पंकज त्रिपाठी। एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कर्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि इसके ऐप का किसानों तक पहुंच बनाई जा सके। अगला प्रश्न, देश में घरेलू हवाई सेवा के लिए हेली सेवा पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें चुने गए 40 शहरों में बिहार का कौन सा जिला शामिल किया है? तो वह है मुजफ्फरपुर। ठीक है, देश में घरेलू हवाई सेवा के लिए चुने गए 40 शहरों में बिहार से मुजफ्फरपुर को शामिल किया है। बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बनने का गौरव किस जिले को मिला है? तो वह है सहरसा। पेपरलेस होने वाला पहला
कलेक्ट्रेट होने का गौरव सहरसा जिले को मिला है। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद कलेक्ट्रेट से जुड़े सभी कार्य जो हैं वह ऑनलाइन हो गए हैं। अगला प्रश्न, मधुबनी के जगदीश प्रसाद मंडल को किस मैथिली उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड सम्मान दिया गया है? तो वह है पंगु। ठीक है, इसके लिए जो है जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली उपन्यास से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, बिहार की किस छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है? तो वह है तेजस्वी प्रियांशी। तेजस्वी प्रियांशी की पुस्तक को जो है वह MG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सरकार राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के तहत 2 हेक्टेयर जमीन की खेती करने पर अधिकतम कितने रुपए का प्रतिवर्ष अनुदान देगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 1 लाख रुपए। सरकार ने यह प्रावधान किसानों को जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए किया है। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए अनुदान दिया जाएगा। सरकार कुल बजट का 50% राशि जो है वह लघु और सीमांत किसानों पर खर्च करेगी। वहीं 33% राशि जो है महिला किसानों पर खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए जा रहे निपुण भारत मिशन के लिए बिहार समेत कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कुल 5 राज्यों का चयन इसके तहत किया गया है। यह जो है बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गेम आधारित डिजिटल पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम जो है निपुण भारत मिशन दिया गया है, जिसके तहत बिहार समेत 5 राज्यों का चयन हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को खेल आधारित ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दृष्टि ऐप। इस ऐप पर परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को कार्यस्थल से ही संबंधित इंजीनियर के द्वारा फोटो सहित अपलोड किया जाएगा और मुख्यालय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर साल महिला उद्यमी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वह आयोजन किया जाता है पटना के ज्ञान भवन में। ठीक है, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल यह मेला जो है ज्ञान भवन में लगाया जाता है, जिसमें देश के कई हिस्सों से लोग शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क नेटवर्क के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो है बिहार का 10वां स्थान है। सड़क नेटवर्क के मामले में देश में बिहार का 10वां स्थान है। वर्ष 2018 तक भारत में 62.16 लाख किलोमीटर सड़क की नेटवर्क था और बिहार में 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़क का नेटवर्क था। पथ घनत्व की बात किया जाए तो 2018 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर का जो है पथ घनत्व था। इस मामले में पूरे देश में बिहार तीसरे स्थान पर था। अगला प्रश्न, राजधानी पटना में निशानेबाजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो वह किया गया है श्रेयसी सिंह के द्वारा। राजधानी पटना में निशानेबाजी शूटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज व विधायक श्रेयसी सिंह ने किया है। यहाँ पर नियमित ट्रेनिंग के अलावा घंटे भर की ट्रेनिंग महज 300 रुपये में किया जाएगा। इसमें शौकिया लोग भी आकर शूटिंग कर सकते हैं। यहाँ लाइटिंग व ओलंपिक में इस्तेमाल होने वाले राइफल, पिस्टल और दूसरे हथियार की सुविधा होगी। यहाँ पर कोई भी जाकर के अपना प्रैक्टिस कर सकता है। अगला प्रश्न, बिहार में प्रति व्यक्ति आय को अगर पैमाना माना जाए तो किस जिले में रहने वाले लोग प्रदेश में सबसे ज़्यादा खुशहाल है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा खुशहाल जो है वह है पटना के लोग। बिहार में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार जो है पटना जिले में रहने वाले लोग प्रदेश में सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं।
यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है राज्य में सबसे ज़्यादा है। वह आय कितनी है? तो वह है 1,31,064 रुपये। इस मामले में शिवहर जो है वह सबसे नीचे है। वहाँ के लोगों की सालाना औसत आय जो है मात्र 19,592 रुपये है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि आय के मामले में सबसे ज़्यादा पटना है और सबसे निचला स्तर पर जो है वह है शिवहर। और पटना के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो वह है 1,31,064 रुपये। और शिवहर के लोगों की आय कितनी है? तो वह है 19,592 रुपये। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार कब तक अपनी कुल बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से तैयार कर देगा? तो वह है आपका 2023 तक। ठीक है, 2023 तक जो है बिहार अपने कुल बिजली खपत का 10% तक तैयार करने लगेगा। केंद्र सरकार की मानक जो है वह 10.5% होना जरूरी है। इसको पूरा करने के लिए बिहार सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिसके तहत इन्होंने अपना लक्ष्य 2023 तक निर्धारित किया है। 2023 तक बिहार जो है अपना 10% सोलर से ऊर्जा तैयार करने लगेगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किसे हाल ही में सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे उपर्युक्त दोनों, यानी कि त्रिपुरारी शरण और फूलचंद चौधरी दोनों को जो है सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 2020 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के स्तर से जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का इसमें जो है वह स्थान है 25वां। ठीक है, 2020 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के स्तर से जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध में जो है बिहार का देश में 25वां स्थान है। बीते साल से तुलना अगर किया जाए तो यहाँ हत्या में 11.4%, दंगे में 33.16% और अपहरण में जो है 11.90%, दहेज उत्पीड़न के मामले में जो है 4.40% की कमी आई है। तो अच्छे संकेत हैं बिहार के लिए कि बिहार का जो है अपराध रिकॉर्ड में 25वां स्थान हो गया है। तो इसे और भी ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा लेखक मधु काकड़िया को उनके वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके किस उपन्यास के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हम यहाँ थे, यानी कि इस प्रकाशन के लिए जो है, इस उपन्यास के लिए हम यहाँ थे उपन्यास के लिए जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मधु काकड़िया को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। बिहारी पुरस्कार जो है वह 1991 में फाउंडेशन के द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर राजस्थानी लेखकों को जो है प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। किसे दिया गया है? वह दिया गया है मधु काकड़िया को। और किसके लिए दिया गया है? तो वह दिया गया है हम यहाँ थे नामक उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न, बिहार का पहला HIV वायरल लोड टेस्टिंग लैब कहाँ पर खोला गया है? तो वह खोला गया है पटना में। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि PMCH के माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान विभाग में राज्य की पहली HIV वायरल लोड टेस्टिंग लैब का जो है शुरुआत किया गया है। यह लैब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि नैको के द्वारा वित्त पोषित है। नैको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो यह वित्त पोषित है। अगला प्रश्न, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे जो 550 किलोमीटर लंबा होगा, इसका निर्माण प्रस्तावित है। बिहार के कितने जिले इसमें शामिल किए गए हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5। इसमें जो है 5 बिहार के जिले शामिल किए हैं। इसमें कुल जो है 21,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। अगला प्रश्न, बिहार में 206 किलोमीटर लंबी कोसी गुवाहाटी रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। यह रेल मार्ग किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो यह आता है पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत।
पूर्व मध्य रेल के द्वारा नई लाइन दोहरीकरण और आमान परिवर्तन सहित जो है कई परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना पर जो है टोटल 1471 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर LKBD कॉलेज के ताजपुर के वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार विद्यार्थी को अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल के फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्व के 26 देशों से प्राप्त हुए नॉमिनेशन में से 100 लोगों का चयन शिक्षा एवं रिसर्च के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। डॉक्टर संजीव कुमार जो है उसमें से एक हैं। इन्हें यह फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है आपको बिहार शरीफ में। और बिहार शरीफ में कहाँ पर? तो वह भागन बीघा नामक जगह पर जो है मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के निकाय का सदस्य बिहार से किसे बनाया गया है? तो वह बनाया गया है शिशिर सिन्हा को। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा को केंद्र सरकार के संस्थान जो है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान शासी निकाय का सदस्य बनाया गया है। शिशिर सिन्हा का कार्यकाल अगले 3 वर्षों के लिए होगा। बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय में NABL लैब का निर्माण किया जा रहा है? तो वह है बिहार कृषि विश्वविद्यालय। कृषि उत्पादों की जांच के लिए BMU में NBL लैब तैयार किया जा रहा है। लैब के तैयार हो जाने पर कृषि खाद्य उत्पादों की जांच के लिए सैंपल दूसरे राज्यों में नहीं भेजना होगा। अभी जो है सैंपल के लिए कोलकाता भेजा जाता है, लेकिन अब यह जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही बन के तैयार हो जाएगा। कौन सा? ये ABL लैब, ठीक है। NABL लैब जो है अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में हो जाएगा, जिससे कि लैब से संबंधित सारे कार्य यहीं पे हो जाएंगे, कोलकाता नहीं जाना होगा, क्योंकि अभी सबसे नज़दीक में जो है वह कोलकाता ही है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र को मखाना हब बनाने की तैयारी की जा रही है? तो वह है कोसी और मिथिलांचल क्षेत्र। कोसी व मिथिलांचल क्षेत्र में जो है वह मखाना हब बनाने की तैयारी की जा रही है, यानी इस क्षेत्र को जो है मखाना हब बनाया जाएगा। और इसके लिए भागलपुर का जो है सबौर विश्वविद्यालय, उसके अधीन 22 जिलों में 9 जिलों को चिन्हित करके उसकी निगरानी में जो है मखाना की खेती शुरू की गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित प्रभेद सबौर मखाना वन का चयन 9 विभिन्न जिलों यानी कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा और खगड़िया और अररिया में प्रशिक्षण इसका किया जा रहा है। किसका? सबौर मखाना वन का। अगला प्रश्न है हमारा, नीरा का उत्पादन करने वाले लोगों को बिहार सरकार के द्वारा कितनी राशि की मदद देने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि ताड़ी के बदले नीरा का उत्पादन करने वाले लोगों को जो है राज्य सरकार मदद देगी। नीरा का व्यवसाय करने वाले ऐसे लोगों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 7 महीने तक 1-1 हजार रुपए का अतिरिक्त लाभ भी उन्हें दिया जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड में पहला स्थान मिला है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह किसे मिला है? तो वह मिला है पूर्वी चंपारण को। बिहार का पूर्वी चंपारण जिले को नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी घोषणा जो है केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में दिसंबर 2021 में बिहार के किस पूर्व मंत्री का जो है निधन हो गया? तो वह थे हरि नारायण सिंह, ठीक है। बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ नेता हरि नारायण सिंह का जो है निधन हो गया। हरि नारायण सिंह जो है भोजपुर के जगदीशपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन किस जिले में किया गया है?
तो वह किया गया है आपको पटना में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भारत सरकार पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान कुंडली सोनीपत हरियाणा के द्वारा बिहार एवं पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण के संवर्धन हेतु क्षमता अभिवृद्धि केंद्र पटना का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह नियुक्त किया है आमिर सुबहानी को। विकास आयुक्त आमिर सुबहानी जो है बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे। सुबहानी 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और अप्रैल 2024 तक वह सेवा में रहेंगे। नीतीश कुमार के कार्यकाल में लंबी अवधि तक गृह विभाग के प्रधान सचिव के रूप में काम करने का उनका रिकॉर्ड रहा है। काफी दिनों तक वह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव भी रहे हैं। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में IMA के राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। यह IMA का कौन सा अधिवेशन था? तो यह अधिवेशन था 96। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में IMA के 96 राष्ट्रीय अधिवेशन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर AN हरिराव को डॉक्टर AN सिन्हा पुरस्कार तथा डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा को डॉक्टर केतन देसाई पुरस्कार से सम्मानित किया। तो आप लोगों को बस याद रखना है कि यह कौन सा था, वह था 96। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड स्थित संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय। विदेश मंत्रालय से संबंध भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की ओर से दुबई स्थित भारतीय दूतावास के कौंसिल राम कुमार थंगराज ने बीते 11 दिसंबर को दुबई में आयोजित सम्मान समारोह में यह पुरस्कार ग्रहण किया। नालंदा विश्वविद्यालय को यह सम्मान उनके बहुआयामी व अनुसंधान उन्मुख शिक्षण पद्धति के लिए दिया है। अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा ग्रामीण इलाकों में कितने नए ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कुल 16। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार के मुताबिक बिहार में जल्द ही 16 नए ग्रामीण बाजार खोले जाएंगे। इससे पहले जीविका के द्वारा कुल 64 ग्रामीण बाजार जो है पहले से चल रहे हैं। इन बाजारों से कुल 2659 किराना दुकानें जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा मत्स्य पालन से अब तक 5 जिलों में जीविकोपार्जन हो रहा है और इसका विस्तार जो है अन्य जिलों में जल्द ही किया जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विनोद कुमार। प्रिंसिपल विनोद कुमार को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है। एजुकेशन आइकॉन अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर विभिन्न गतिविधियों में ऑनलाइन शामिल होने वाले उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा नवाचार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा बिहार के किस जिले में 16 दिवसीय हैंडलूम एक्सपो का भव्य शुभारंभ किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। 16 दिनों तक चलने वाले नेशनल हैंडलूम एक्सपो में बिहार की तरफ से सिल्क साड़ी, शॉल, दुपट्टा, बेडशीट, ड्रेस मटेरियल आदि उत्पाद प्रदर्शनी में लगाए गए थे। साथ ही दूसरे राज्यों के स्टॉल में भी बेहतरीन हथकरघा उत्पादों को दर्शकों के द्वारा पसंद किया गया। अगला प्रश्न, 47वीं बिहार स्टेट रामानंद सिंह स्मृति सीनियर महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब किस जिले ने जीता है? तो वह जीता है बेगूसराय ने। बेगूसराय ने जो है रामानंद सिंह स्मृति सीनियर महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का महिला एवं पुरुष दोनों श्रेणी में जीत लिया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में देश के ईस्ट जोन में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सुपौल। सुपौल जो है वह स्वच्छता के क्षेत्र में देश के ईस्ट जोन में
पहला स्थान लाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में सुपौल नगर परिषद को जो है वह स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के ईस्ट जोन में प्रथम स्थान पाने के लिए नगर परिषद के ईओ कृष्ण स्वरूप को स्वच्छता सिटी अवार्ड से सम्मानित किया। तो महत्वपूर्ण है प्रश्न, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ईस्ट जोन से किसे यह पुरस्कार मिला है, तो वह मिला है सुपौल को। अगला प्रश्न, तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल में परिवर्तन के लिए हाल ही में बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। इसके अनुसार अब तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा, तो वह हो जाएगा आपका 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक। 30 नवंबर 2021 को बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक जो है वह पारित किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल में परिवर्तन किया गया है और संशोधन विधेयक के अनुसार अब जो है तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार की किस महिला को हाल ही में नीति आयोग का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त किया गया है जागृति रोहित सिंघल को। अररिया की 2006 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा की अधिकारी जागृति रोहित सिंगला को नीति आयोग का निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 22 नवंबर को जारी एक आदेश के अनुसार जागृति को केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत नियुक्ति के लिए 5 साल की अवधि के लिए चुना गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति आयोग का डायरेक्टर अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त किया गया है जागृति रोहित सिंगला को। और यह जागृति रोहित सिंगला कहाँ की रहने वाली है, तो यह है अररिया की। अगला प्रश्न, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें जो है टोटल बिहार के 52% लोग इस इंडेक्स के अनुसार गरीब हैं। नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स के अनुसार जो है बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां 51.91% जो है आबादी गरीब है। इस मामले में केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। वहां के लोग जो है मात्र 0.71% लोग ही जो है वहां पर गरीब हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले स्थान पर कौन है जहां बिल्कुल कम गरीबी है, तो वह है केरल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है, तो वह है बिहार। और बिहार की गरीबी कितना है, बिहार में 51.91%। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को सस्य विज्ञान फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर अनिल कुमार, ठीक है। डॉक्टर अनिल कुमार जो है विज्ञान फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण सड़कों के निर्माण में किस राज्य को स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है, तो यह अवार्ड दिया गया है बिहार को। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना को जो है यह स्कॉच अवार्ड दिया गया है। विभाग को यह पुरस्कार गांव के सर्वांगीण विकास के मकसद से चलाई जा रही योजनाओं के मद्देनजर दिया गया है। अगला प्रश्न, देश का कौन सा विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। बिहार विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है। यहाँ अब सारे कामकाज जो हैं वह पेपरलेस होंगे, यानी कि डिजिटल माध्यम से सारे काम किए जाएंगे। सदन को डिजिटल करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 60%, जबकि राज्य सरकार ने खुद का 40% राशि लगाया है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि पहला डिजिटल राज्य कौन बना है, बिहार। विधानसभा को डिजिटल करने में इसमें जो है 60% हिस्सा जो है वह केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार का हिस्सा कितना था, 40%। यानी कि इसको डिजिटलीकरण करने में 60% केंद्र सरकार ने लगाया और 40% वह बिहार सरकार ने लगाया। अगला प्रश्न, हाल ही में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किस शहर में किया गया, तो यह आयोजन किया गया है राजगीर में।
इस आयुर्वेद पर्व में 1500 आयुष चिकित्सकों ने भाग लिया, जिसके द्वारा आयुर्वेद औषधि से लेकर आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं पर जो है चर्चा किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के पूर्णिया जिले को नीति आयोग के द्वारा कोविड-19 के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए कितनी राशि पुरस्कार के स्वरूप प्रदान किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 4 करोड़ रुपए। कोविड-19 के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए नीति आयोग ने देश के आकांक्षी जिलों में शुमार पूर्णिया को 4 करोड़ रुपए की सौगात के रूप में दी। नीति आयोग इससे पहले भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए पूर्णिया जिले को 3 करोड़ रुपए दिया था। यह दूसरा मौका है जब पूर्णिया जिले को पारितोषिक के तौर पर यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न, वाणिज्य मंत्रालय ने जारी सूची के अनुसार बिहार का कौन सा जिला निर्यातक में सबसे पहले स्थान पर है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बेगूसराय। बिहार में बेगूसराय जो है वह पेट्रोलियम पदार्थ की बदौलत राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक जिला बना हुआ है। बीते साल अप्रैल माह से इस साल के जनवरी तक इसने कुल 6,821 करोड़ का निर्यात किया है, जो राज्य में अव्वल प्रदर्शन है। तिरहुत प्रमंडल का शिवहर जिला जो है वह निर्यात में सबसे फिसड्डी रहा है, जिसका इस अवधि में कुल निर्यात जो है मात्र 0.003 करोड़ रुपए का रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार देश के सभी राज्यों की सूची में निर्यात के मामले में बिहार का 22वां स्थान है, जबकि इस सूची में गुजरात जो है वह देश में अव्वल है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कुछ तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा कि बिहार से जो है निर्यात के मामले में बेगूसराय पहले स्थान पर है और इसका स्थान पूरे देश में कितना है तो वह 22वां है। और इस सूची में गुजरात जो है देश में पहले स्थान पर आता है, यानी कि गुजरात जो है निर्यात सबसे ज़्यादा करता है देश में। अगला प्रश्न, आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश पर कितने नए आयुष वेलनेस सेंटर बिहार में खोले जाएंगे? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 700। बिहार में आयुर्वेद, होम्योपैथ एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की ओर लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए राज्य में 700 नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने नए सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य में जो है वर्तमान में 40 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चल रहे हैं। इसे बढ़ाकर कितना किया जाएगा तो वह किया जाएगा 700। ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य को जैविक उत्पाद के लिए विशिष्ट पुरस्कार दिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में विश्व के 7 देश, भारत के 13 राज्य और जैविक खेती से जुड़े सैकड़ों संस्थान ने भाग लिया। एक्सपो में बिहार की जैविक उत्पादों को श्रेष्ठ घोषित किया गया तथा विशिष्ट पुरस्कार से इसे सम्मानित किया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि बिहार को जो है मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह विशिष्ट पुरस्कार जैविक उत्पाद के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के साथ वर्तमान में जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में जो है कुल 27 जज हैं। ठीक है। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 2 नए न्यायाधीश ने मंगलवार यानी कि 29 मार्च 2022 को शपथ लिया है। इसमें चीफ जस्टिस संजय करोल ने जो है नवनियुक्त न्यायाधीशों जस्टिस राजीव रॉय और जस्टिस हरीश कुमार को शपथ दिलाई है। नई नियुक्तियों के साथ ही हाईकोर्ट के कार्य शक्ति बढ़कर अब 27 हो गई है। अगला प्रश्न, बिहार के किस महिला को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो यह नवाजा गया है अनीता कुमारी को। माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़ी बिहार शरीफ की अनीता कुमारी उन 75 महिलाओं में शामिल है जिन्हें नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित किया है। अनीता कुमारी जो है वह मशरूम लेडी के नाम से भी बिहार में जानी जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है अनीता कुमारी को। अनीता कुमारी को जो है बिहार में मशरूम लेडी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न, पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 9वें बिहार उद्यमी सम्मेलन के मौके पर किसे बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से नवाजा गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मनोहर कुमार। मनोहर कुमार को यह अवार्ड उनके स्टार्टअप IRO के लिए दिया गया है, जिसका उद्देश्य साइंस शो के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाना है। अगला प्रश्न, बिहार के किस शहर में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल की जा रही है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वैशाली। बिहार के वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल की जा रही है। अगला प्रश्न, स्विस संगठन IQAir के द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहार का जो है सबसे प्रदूषित शहर वह पटना है। स्विस संगठन जो है IQAir की ओर से जारी 2021 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। ये दोनों शहर 21वें और 27वें स्थान पर है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार से सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वह है पटना। उसके बाद कौन सा प्रदूषित शहर है? वह है मुजफ्फरपुर। पटना का स्थान कौन सा है? वह 21वां है। और मुजफ्फरपुर का स्थान क्या है? तो वह 27वां है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 20 मार्च। गौरैया का वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिकस है और सामान्य हाउस नेम जो है इसका हाउस स्पैरो है। इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस 2022 की थीम आई लव स्पैरो है। पहली बार गौरैया दिवस जो है वह 2010 में मनाया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस वर्ष इसका थीम क्या है? तो वह है आई लव स्पैरो। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क खोले जाने की घोषणा उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पश्चिम चंपारण। बिहार के औद्योगिक मंत्री शहनवाज हुसैन ने पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में PM मित्र परियोजना के तहत एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट MHM एक्शन प्लान लागू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूर्णिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य में MHM लागू करने वाला पहला जिला जो है वह पूर्णिया बन गया है। वहीं जिले के 200 विद्यालयों में MHM फ्रेंडली टॉयलेट निर्माण की स्वीकृति भी नीति आयोग के द्वारा दी गई है। नीति आयोग ने जिले के 200 सरकारी विद्यालयों में MHM फ्रेंडली टॉयलेट बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पर कुल जो है 49 लाख रुपए खर्च आने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, 29वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बिहार से किस छात्र का चयन बाल वैज्ञानिक के लिए किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भानु प्रकाश। बाल विज्ञान कांग्रेस में पूरे देश के विभिन्न राज्यों से 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया। इसमें पूर्णिया जिले के बलदेव उच्च विद्यालय भवानीपुर राजधाम के छात्र भानु प्रकाश का चयन बिहार से एकमात्र राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक के लिए किया गया है। तो बिहार से एकमात्र कौन से छात्र का चयन किया गया है? तो वह है भानु प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बिहार से किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अनीता गुप्ता। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। बिहार की सामाजिक उद्यमी इंटरप्रेन्योर अनीता गुप्ता को वर्ष 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 50,000 से अधिक वंचित ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण दिया है। इसके लिए जो है अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनीता गुप्ता नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी कि NSS के अनुसार बिहार में नियमित वेतन कामगारों का प्रतिशत क्या है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 9.3%।
बिहार में नियमित वेतन के कामगारों की संख्या देश में जो है सबसे कम है। देश में जहां 24.7% लोग नियमित वेतन पर काम कर रहे हैं, वहीं बिहार में मात्र 9.3% लोग ही इस श्रेणी के कामगार हैं। देश के अन्य राज्यों में इससे कई गुना अधिक लोग नियमित वेतन पर काम कर रहे हैं। देश में सबसे अधिक नियमित वेतन पाने वाले कामगारों की संख्या जो है वह हरियाणा में है। हरियाणा में कुल 38.9% कामगार जो है वह नियमित वेतन पर कार्य कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बिहार सबसे नीचे है, यानी कि नियमित वेतन पाने वाले में बिहार जो है सबसे नीचे है। और सबसे ऊपर कौन है? तो वह है हरियाणा, जहां के 38.9% लोग जो है नियमित वेतन पा रहे हैं। अगला प्रश्न, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध का दुनिया में सबसे लंबा स्टैच्यू बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गया। गया में जो है शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध का दुनिया में सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया जा रहा है। यह जो है 2023 में बनके तैयार हो जाएगा। और इसे कौन बना रहा है? तो कोलकाता के मिंटू पॉल जो है इसका निर्माण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा के द्वारा अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए प्रोटोकॉल समिति का गठन किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। बिहार विधानसभा की अब प्रोटोकॉल समिति होगी। यह समिति देखेगी कि विधायकों की ओर से भेजे गए पत्र का जवाब सरकार के अधिकारी दे रहे हैं या नहीं। विधायकों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा यह समिति करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पुनः नील की खेती प्रारंभ की जा रही है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे चंपारण। चंपारण सत्याग्रह के करीब 105 साल के बाद बिहार में नील की खेती लौट रही है। ब्रिटिश काल में यह खेती जुल्म व शोषण का प्रतीक बन गई थी, लेकिन बदलते हालात में किसानों की समृद्धि के लिए इसकी खेती शुरू करने का मौका मिलेगा। इच्छुक किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी नील के पौधे उपलब्ध कराएगा। सरकार से करार के बाद केरल की नील बनाने वाली कंपनी करीब 60 रुपये प्रति किलो की दर से नील के पौधे की सूखी हुई पत्तियां खरीदेगा। तो यह थे हमारे पिछले 4 महीने के बिहार से संबंधित सभी करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।